द इटावा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है जल एवं संसाधन। तो अब हम देखेंगे जल संसाधन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को विस्तार से लिखिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में, कि जल संसाधन क्या है। तो आपको जैसे कि नाम ही देख रहे हैं कि जल संसाधन यानी कि जल से संबंधित जितने भी संसाधन है, बांध है, नदी है, तालाब है, ये सारे के सारे जो भी संसाधन हैं, इनको हम जल संसाधन कहते हैं। जल संसाधन क्या है? ये एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चक्रीय का मतलब समझ लीजिएगा कि जो भी जल हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो या तो भूमिगत होता है, ठीक है, या फिर धरातली होता है। यानी कि वो जल या तो हम जमीन के नीचे से नल द्वारा, हैंडपंप द्वारा, समर द्वारा या कुएं द्वारा, इस तरह से हम जब निकालते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, यही जल वापस कहाँ चला जाता है? नदियों के द्वारा आपके नाली से निकलता हुआ नालों में जाके नदियों में मिलता है, और फिर नदियों से यही जल जाके भूमिगत जल में मिल जाता है। मतलब कि एक साइकिल प्रोसेस हो गई, जहाँ से आता है वहीं वापस चला जाता है, इसलिए इसको चक्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के लगभग 70% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। यानी कि पृथ्वी पर 70% भाग पे पानी ही पानी है, लेकिन क्या ये 70% जो पानी है, इसमें सिर्फ 3% पानी ही बिना खारा पानी है, यानी कि जो कि पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 3% ही। बाकी का अब जो है पूरा का पूरा पानी वो क्या है? खारा पानी है। सिर्फ 3% पानी का ही हम लोग उपयोग करते हैं पीने के लिए अपने घरों में। अब जानते हैं जल के प्रमुख दो स्रोत के बारे में। एक होता है धरातली जल, दूसरा होता है भूमिगत जल। अब है धरातली जल के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि धरातली जल संसाधन कौन कौन से होते हैं। धरातली मतलब नदियाँ, तलैया, तालाब इत्यादि, यानी कि धरती के तल, यानी कि ऊपरी जो धरती की सतह होती है, सरफेस, उसके समांतर में जो भी जल के संसाधन, जैसे कि नदी है, तालाब है, झरने हैं। झरने तो थोड़ी ऊंचाई पे हो जाते हैं, झरनों को छोड़ दीजिएगा, लेकिन नदी तालाब समझ लीजिएगा, समुद्र भी है। ये सब क्या है? ये धरातली जल के संसाधन हैं, जिनके द्वारा सिंचाई भी की जाती है और अन्य काम भी इससे किए जाते हैं। मैदानी नदियाँ सिंचाई पेयजल के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। यानी कि मैदानी क्षेत्र में जो नदियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, ये सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी के रूप में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रायद्वीप पठार से बहने वाली नदियाँ विशेष रूप से जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी कि हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और प्रायद्वीप के जो पठार हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उससे जो नदियाँ बहती हैं, उन नदियों में क्या है? बांध बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। फिर वहाँ पे बांध बना के टरबाइन को लगा के जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब कि आप ये देखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके और कृत्रिम संसाधन को बनाया जाता है। यानी कि नदियों, तालाब, नदियों को इस्तेमाल करके टरबाइन द्वारा विद्युत बिजली बनाई जाती है, जो कि मानव निर्मित है। इन नदियों पर विभिन्न बहु परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो क्या ये जो नदियाँ हैं, धरातली जो नदियाँ हैं, इन पर क्या बहुत सारी सरकार के द्वारा परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है भूमिगत जल संसाधन। अब जानते हैं भूमिगत जल संसाधन क्या है। भूमिगत जल संसाधन वो संसाधन है जो कि चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से रिस कर धरातल की निचली सतह में भंडारित होता रहता है, जमा होता रहता है। तो ये ऐसे जल के संसाधन हैं जिसमें, जो कि आपने देखा होगा, कभी चट्टानों से जो है पानी रिसता हुआ देखा होगा आपने। मिट्टी के द्वारा जो है धीरे धीरे करके जो बारिश होती है, ये कहाँ जाती है? ये मिट्टी में ही ऑब्जॉर्व हो जाती है। मिट्टी इस बारिश के पानी को सोख लेता है। तो ये सारे का सारी पानी, ये बिल्कुल जमीन को जो बिल्कुल निचले सतह, जिसको बोलते हैं पाताल लोक। तो ये क्या है? पाताल यानी कि बहुत ही ज़्यादा किलोमीटर नीचे, हजारों किलोमीटर नीचे, यहाँ तक कभी कभी ये पहुँच जाता है। ये इसी को कहते हैं भूमिगत जल। हम लोग जो हैंडपम्प का इस्तेमाल करते हैं, उस हैंडपम्प के इस्तेमाल से जो हमें पानी मिलता है, वो पानी कहाँ से आता है? वो भूमिगत जल से आता है, यानी कि ज़मीन के बिल्कुल निचले हिस्से से आता है। इसको कहते हैं हम भूमिगत जल। तो और इसमें जो बताया गया है कि जिन चट्टानों में यह जल संग्रहित होता है, उन्हें जलीय चट्टानी परत कहते हैं। और जिन चट्टानों में या इसका जो है भंडारण होता है, जहाँ जहाँ ये जल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, उन चट्टानों को क्या कहते हैं? चट्टानी परत, चट्टानी परत। ओके। तो नेक्स्ट है देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। यानी कि अपने इस देश में पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि एक बार फिर से जिस जमीन के नीचे से जो भी जल हमें मिलता है, यानी भूमिगत जल, ऐसे संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर ही हैं। देखा जाए तो ये अभी थोड़ा बहुत ही कम है, जो बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जब बारिश का पानी, कोई भी पानी जो है, अगर वो भूमिगत जल में नहीं मिलेगा, तो फिर आप एक समय बाद देखेंगे कि आपके नल में, हैंडपंप में कहीं भी पानी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है
बारिश भी नहीं हो रही है और कभी कभी कोई भूमिगत जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि भूमिगत जल को बचा के रखिएगा। इसमें बताया गया कि कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 40% गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। ये पुनः पूर्ति योग्य यानी कि दोबारा इस्तेमाल करने के लिए भूमिगत जल का संसाधन जो है 40% है, जो कि सबकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के बेसिनों में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सिंचाई के संसाधनों के बारे में। सिंचाई के संसाधन कौन कौन से हैं आइए जानते हैं, जिसमें कि है कुएं और नलकूप। कुएं द्वारा बहुत पहले सिंचाई हुआ करती थी पुराने ज़माने में। अब तो कुएं के दर्शन ही दुर्लभ हैं। कुएं मिलते हैं तो सूखे हुए कुएं मिलते हैं जो कि किसी काम के नहीं हैं। तो पहले कुएं से खेती होती थी और अब जो नलकूपों द्वारा खेती होती है, अगर हम इसका कुल मिला के प्रतिशत देखें तो 62% जो है सिंचाई के क्षेत्र में इनका उपयोग होता है, यानी कि नलकूपों द्वारा 62% सिंचाई होती है। अब बात करते हैं नहरों द्वारा, जो कि कस्बों में नहरें होती हैं, सिर्फ नहरें, नदी जो होती हैं, इनके द्वारा क्या है 24% भाग पे सिर्फ सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तालाबों द्वारा। अभी गवर्नमेंट की योजना आई थी कि हर गांव में एक तालाब, 1 से 5 तालाब होने चाहिए। तालाबों द्वारा सिर्फ और सिर्फ 3% ही सिंचाई होती है। जो अन्य हैं, अन्य भी और बहुत सारे हैं, उनके द्वारा 11% सिंचाई होती है। अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस तरह से इनको याद कर लेना है, क्योंकि याद करेंगे तभी इसको लिख पाएंगे। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कुआं एवं नलकूप सिंचाई। चलिए अब जानते हैं कुआं और नलकूप द्वारा किस तरह से सिंचाई की जाती थी और अब किस तरह सिंचाई होती है। तो देश के कुल सिंचित भूमि के 62% भाग की सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। यानी कि 62% जो सिंचाई होती है पूरे देश में, वो किससे होती है? नलकूपों द्वारा और कुएं द्वारा। कुएं तो बंद है तो कुएं द्वारा तो नहीं होती, बाकी की नलकूपों द्वारा होती है। वर्तमान में सिंचाई का प्रमुख संसाधन कौन सा है? वो है नलकूप। ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये सिंचाई के प्रमुख साधन है। यानी कि ये जो राज्य आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है इन राज्यों में? वो है कुएं और नलकूपों द्वारा। अगर दक्षिण के भारतीय राज्यों की बात करें, साउथ इंडिया जिसे बोलते हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इन राज्यों में भी कुएं और नलकूपों की द्वारा ही सिंचाई की जाती है। लेकिन वहाँ थोड़ा कम मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ नदियों और तालाबों, नदियों और नहरों द्वारा ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर नलकूपों की संख्या कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो बहुत ही गर्व की बात है कि आपकी एरिया में सबसे ज़्यादा जो है नलकूप पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नहर सिंचाई के बारे में। तो भारत में दूसरे नंबर का जो प्रमुख संसाधन है वो है नहर है, जो कि 24% इसका इस्तेमाल करके सिंचाई किया जाता है पूरे भारत में। और क्या है, उत्तरी भारत में कोमल जलोढ़ मृदा का विस्तार होने के कारण यहाँ नदियों द्वारा, नहरों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। यानी कि जो भी कोमल मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहीं पे नदियों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है सिंचाई के लिए। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की जो कठोर चट्टान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोरता पाई जाती है, जिस वजह से नहर का निर्माण बहुत ही कठिन होता है। यहाँ पे नहर वगैरह का निर्माण करना बहुत ही कठिन, क्योंकि चट्टानी इलाका ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या है, इस स्थिति में इसके विकास सीमित क्षेत्रों में, नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में ही हो पाता है। इस स्थिति पर क्या है, जहाँ पे डेल्टा पाए जाते हैं, नदियों के जो डेल्टा पाए जाते हैं, सिर्फ वहीं पे जो है नहर का इस्तेमाल करके सिंचाई हो पाती है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, इन राज्यों में नहर भी सिंचाई का मुख्य माध्यम है। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर नलकूप और कुएं थे और दूसरे नंबर पर क्या है, नहर, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इन राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। अब नहरों की बात करें, एक तो उत्तर प्रदेश नलकूप के मामले में जीत गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूप है। दूसरे नंबर का जो संसाधन है नहर, नहर के मामले में भी उत्तर प्रदेश विजयी है। यानी कि सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा भी खेती और सिंचाई कहाँ होती है, वो है उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश वाले मौज में। अब बात करते हैं तालाबों के द्वारा सिंचाई के बारे में। तो कुएं, नलकूप और नहर सिंचाई के बाद जो तीसरा जो मुख्य संसाधन है सिंचाई के लिए वो है तालाब। ठीक है, तो क्या है, देश की जो है सिर्फ 3% भाग पे ही तालाबों के द्वारा सिंचाई हो पाती है। और ये सिंचाई कहाँ कहाँ होती है? भारत के जो तमिलनाडु का एरिया है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में क्या है, तालाब का निर्माण बहुत ज़्यादा किया जाता है और इस वजह से यहाँ पे जो है तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में। यहाँ पे भी तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है, लेकिन इतनी सिंचाई यहाँ पे नहीं की जाती है। तो भारत में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, वो है तमिलनाडु। इस बार तमिलनाडु जीते गए तालाबों के मामले में। ठीक है, तो यूपी वालों चिंता मत करो, आपके लिए दो जो मुख्य संसाधन हैं उसमें आप ही विजयी हैं। कुछ तो तमिलनाडु वालों, साउथ वालों के लिए भी छोड़ दो।
अब बात करते हैं परियोजनाओं के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर वर्ष आपकी जो है वार्षिक हाई स्कूल के जो मेन पेपर होता है, एग्जाम्स होते हैं, उनमें पूछा जाता है। तो आपको इसको तो बहुत ही जरूरी पढ़ना है, नहीं तो आप अगर इसको छोड़ेंगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। चलिए जानते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जिसमें है जलीय स्रोतों पर अनेक उद्देशीय परियोजनाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ जल के स्रोत हैं, भूमिगत जल हो, ठीक है, या फिर आपका धरातली जल हो, जितने भी जो संसाधन हैं उन पर क्या है बहुत सारी तरह की परियोजनाएं चलाई जाती है सरकार द्वारा। जैसे कि सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए होता है, बिजली के निर्माण के लिए होता है, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, पेयजल आपूर्ति, पानी की व्यवस्था के लिए बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, नौकायन यानी कि नाव चलाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें कि क्या है मछली पालन का भी जो भी इसमें परियोजना चलाई जाती है, वन्य जीव संरक्षण, वन्य के जीवों का संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए भी बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, मृदा संरक्षण, मिट्टी को कटान से बचाने के लिए यानी मृदा अपरदन जिसको बोलते हैं, इसके लिए बहुत सी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, पर्यटन, घूमने फिरने के लिए इस बहुत सी तरह की परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो इतनी सारी परियोजनाएं आपने देखा, ये सारी की सारी परियोजनाएं जो है अपने भारत में परियोजनाएं चलाई जाती हैं। इन परियोजनाओं को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय, जिनके उद्देश्य बहुत सारे हैं, इसलिए इसे कहते हैं बहुउद्देशीय, बहुत सारे उद्देश्य। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि इन सभी को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब जानते हैं जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। नेहरू जी जो है बांधों को क्या कहते थे? आधुनिक भारत के लिए मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। वो ये मानते थे कि इन सारी परियोजनाओं की वजह से ही ग्रामीण क्षेत्र में खेती किसानी हो रही है। ठीक है, इससे कि ग्रामीण की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी खासी चल रही है। ग्रामीण की ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, और नगरीय क्षेत्र जो है, शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी हो रही है। ठीक है, जिस वजह से लोगों को फायदा हो रहा है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जानते थे। अब बात करते हैं हम भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। यानी कि भारत में जितनी भी नदी हैं उन पे क्या है, कोई ना कोई तरह की, किसी न किसी तरह की बहुत सारी उद्देश्यों वाली परियोजनाएं चलती रहती है, जो कि सरकारी भी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं। आइए जानते हैं इन सारी परियोजनाओं के बारे में, आखिर इन परियोजनाओं को किस तरह से कहाँ पे चलाया जा रहा है। सबसे पहले है दामोदर घाटी परियोजना। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है, यह स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। यानी स्वतंत्र होने के बाद, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो सबसे पहली जो परियोजना चलाई गई थी वो थी दामोदर घाटी परियोजना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर इसको जो है बनाया गया था, इसकी तर्ज पे इसको बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सब पे बांध बनाया जा सके। जैसे सहायक नदियां हैं, बराकार है, कोनार है, बोकारो है, ये जो नदियां थी इन पे बांध बना के बिजली का उत्पादन करना, इसलिए दामोदर घाटी परियोजना को स्टार्ट किया गया था। इसको दामोदर घाटी परियोजना की जो स्थापना थी वो घाटी निगम के अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत 1948 में की गई थी। यानी 1948 में इस दामोदर घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। ठीक है, और है अब बताते हैं इसके बारे में। इस परियोजना का जो विस्तार है वो कहाँ है? झारखंड से लेके पश्चिम बंगाल राज्य में। यानी कि जो परियोजना जो काम, इस परियोजना के तहत जो काम चलता है वो चलता है झारखंड और बंगाल राज्य में। जो नदियां हैं वहाँ पे बांध बनाए जाते हैं इस परियोजना के अंतर्गत। इसकी प्रमुख बांध कौन कौन से उनको जान लेते हैं। जैसे कि तिलैया, मैथान, कोनार, पंचेत हिल, ये क्या है? ये दामोदर घाटी परियोजना के मुख्य बांध हैं। और इनके प्रमुख तापगृह, तापगृह मतलब कि जहाँ पे इन बिजली का उत्पादन होता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। बोकारो में भी इसका एक तापगृह है, दुर्गापुर में भी है, और चंद्रपुरा में भी इसका एक तापगृह है। तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा आखिर कहाँ कहाँ पे तापगृह और कहाँ पे बांध है। अब नेक्स्ट है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर इस परियोजना को स्थित किया गया था। ठीक है, और इसका भी बहुत ही ज़्यादा उद्देश्य थे, जिसको कि भाखड़ा नांगल के बांधों का निर्माण किया गया था इसके तहत। यानी कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल बांधों का निर्माण किया गया था। और सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यानी कि विश्व में जो सबसे ऊंचा बांध है ना, वो है भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत भाखड़ा नांगल योजना की सतलुज नदी पर बना हुआ है। अब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो राज्य हैं, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है, ये जितने भी राज्य हैं
ये सारे के सारे राज्य इस परियोजना का लाभ लेते हैं, जिससे कि विद्युत की जो संचालन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे के सारे आते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत इनको विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अब है नर्मदा घाटी परियोजना। आप जानते हैं नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। नर्मदा घाटी परियोजना एक अंतर्राज्यीय नदी है। अंतर्राज्यीय मतलब कि राज्य के अंतर्गत पड़ने वाली नदियाँ जो कि एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं, ठीक है। यानी कि एक देश से लेकर दूसरे देश में जो नदियाँ बहती हैं उनको कहते हैं अंतर्राज्यीय नदियाँ, जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से प्रवाहित होती हैं। और ये नदियाँ महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से होकर बहती हैं। इन परियोजनाओं के तहत नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर, यानी कि मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर में, ओमकारेश्वर में, महेश्वर में बांधों का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी पर ही बांध बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर के महेश्वर में बांध बनाया गया है। गुजरात में इस परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। गुजरात में भी जो है इस योजना के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये कैसी परियोजना है? मिलीजुली परियोजना है, संयुक्त रूप में जो परियोजना का काम करती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र और राजस्थान में। चलिए अब जानते हैं भारत की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। ये देखिए दोस्तों, भारत की जितनी भी परियोजना जितनी भी चल रही है A to Z, ये आप देख रहे हैं कि लिस्ट है। ये है परियोजनाओं का नाम है, यहाँ पे आप इसकी परियोजनाओं का नाम है। ये है नदियाँ और ये है लाभान्वित राज्य, यानी कि किन राज्यों को इन परियोजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये लिस्ट आप यहाँ से देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो द इटावा अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप देख रहे हैं, इस पर आके भी आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी परियोजना है। आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे कौन सी परियोजना पूछ ली जाए इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। जो भी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी, जैसे कि नर्मदा घाटी परियोजना, भाकर नगर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये प्रमुख हैं। ये हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती है, इनको तो जरूर याद करके जाइएगा। बाकी के ये जो हैं छोटे छोटे हैं, इनको भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद करने में मज़ा आता है, वह याद तो करना ही पड़ेगा। तो इस लिस्ट को आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है।